तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे कि ध्वनि चैप्टर के बारे में सारी बातें समझेंगे। एनसीईआरटी को कवर करेंगे, एक एक बातों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से ठीक है, थोड़ी सी बातें समझते हैं। लिखा कि हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानव, ठीक है, मानव, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। प्रतिदिन हमें सारी चीज़ें मतलब इन सब की आवाज़ें सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि ऊर्जा का क्या है? एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदना उत्पन्न करती है। श्रवण का संवेदना उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्यायों में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। तो ये बातें आपको पिछली कक्षाओं में बताई गई हैं कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम था वहाँ पर बताया गया था कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश यानी ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। आप इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं? एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, क्या आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में या किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। मतलब इसमें हमें सीखना है कि ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है और किस प्रकार से ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब एक श्रोता से दूसरे श्रोता तक जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्रियाकलाप है जिसे पढ़ेंगे। एक स्वरित्र द्विभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे कंपित कराइए। मतलब दो भुजाओं वाली, जैसे आप एक मैग्नेट छड़ की तरह जो दिखता है उसे ले सकते हैं। इसे अपने कान के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? कंपमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को अपनी अंगुली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ साझा करिए या बांटिए। ठीक है, अब एक टेबल टेनिस या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अब एक टेबल टेनिस या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को क्या करना है? आपको एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटका देना। उसमें क्या होना चाहिए? एक लंबी सुई और धागा लीजिए। धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए। पहले कंपन ना करते हुए, ठीक है, इसको आप कैसे टांगेंगे ये यहाँ पर प्रोसेस बताया गया है कि आपको उसे लटकाना कैसे है। तो एक लंबी सुई और धागा लेना है आपको और धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगा देना है और सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरो देना है। मतलब उसमें आपको छेद करके निकाल लेना, उसमें बना लेना बढ़िया से कि उसमें वो मतलब ऐड हो जाए गेंद और
जो आपकी रस्सी है यहाँ पर, ठीक है, धागा है उसमें। और पहले कंपन ना करते हुए स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए, फिर कंपन कराते हुए स्वरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, अपने मित्रों के साथ ये विचार विमर्श कीजिए और दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है। ये कार्य आपको अपने दोस्तों के साथ करना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझाते हुए। और ये देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से कुछ करना है आपको कि धागा लेना था और टेबल टेनिस की गेंद में इस तरीके से पिरो देना था, उसके अंदर लगा देना था और कंपन स्वरित्र द्विभुज को यहाँ पर इसके मतलब पास लाना था, ठीक है। ऐसे इस छड़ को कहीं पर लड़ा के उसे, और ये जो गेंद आपने पहले ऊपर से लटका करके इसे छोड़ी उसके पास लाना था। फिर उसके बाद एक कंपित जो है छड़ इसके पास जब लाएंगे तो इसमें टकराएगा तो ये गेंद दूर तक जाएगी। तो ऐसा कुछ करना था, ठीक है। कंपमान स्वरित द्विभुज की लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को स्पर्श करते हुए, यहाँ पर आप स्पर्श करा रहे हैं कि ये फोटो उसका बना हुआ है। तो आगे के क्रियाकलाप को भी देखते हैं। यहाँ पर एक बीकर या गिलास को ऊपर तक पानी से भरिए और कंपमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को पानी की सतह से स्पर्श कराइए। तो यहाँ भी वही कार्य करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूरा पानी भरना है, उसमें ये कंपमान स्वरित यंत्र लगाना है वहाँ पर। तो अब 11.3 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 11.3 है। दर्शाए अनुसार कंपमान स्वरित द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए। तो यहाँ पर अब पानी में डुबो कर देखिए, एक बार उसके ऊपर ही करके देखना था और एक बार पानी में डुबो कर उसमें इसको कंपित करके इसके अंदर डालना था पानी के अंदर। देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अपने साथियों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज़ें आपको करके देखना है, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। उपरोक्त क्रियाकलापों से क्या निष्कर्ष निकलते हैं? क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? मतलब कह रहे हैं कि क्या आप किसी कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक कोई वस्तु में वाइब्रेशन ना हो तब तक हम उसमें से ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न किया जा सकता है? तो हम विभिन्न वस्तुओं में, बहुत सारी वस्तुओं में घर्षण द्वारा निकाल सकते हैं आवाज़, उसमें से खुरच कर उस आवाज़ को निकाला जा सकता है, तो रगड़ कर भी, और वायु फूंक कर, मतलब जैसे आप देखते हैं कि आपकी मुरली जो होती है उसमें वायु फूंक कर उसमें से आवाज़ निकाला जाता है, और कुछ को हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं? हम वस्तु को कंपमान करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का तेज़ी से बार बार इधर उधर गति करना। तो ये आप समझ गए होंगे कि किसी वस्तु का इधर उधर तेज़ी से गति करना ही कंपमान कहलाता है। मनुष्यों में वाक ध्वनि, जो हम लोगों के बोलने की ध्वनि है, वाक ध्वनि जो मनुष्यों में है, उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? सुनते ही होंगे। जब पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाएगा तो वहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती हैं? तो मक्खियाँ भी भिनभिनाती हैं, तो उसको भी आप सुने होंगे। यहाँ पर एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है। मतलब खींचा हुआ रबड़ होता है, उसमें बीच से खींचेंगे तो वो भी कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया है तो इसे कीजिए।
ठीक है, ये सब आपको करना है। और थनी हुई रबड़ के छल्ले के कंपन को देखिए। तो ये सारी क्रियाएं आपको करके देखनी है, अगर नहीं देखे हैं तो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का कौन सा भाग कंपन करता है। तो हमें बताना है यहाँ पर। आइए चीज़ों को और समझते हैं। ध्वनि का संचरण, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ध्वनि किस प्रकार से संचरित होती है यानी फैलती है। ठीक है, हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, और ध्वनि या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। कहने का मतलब कि हम जानते हैं कि ध्वनि क्या होता है, कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये तो सभी को पता है कि वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है, द्रव होती हैं। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, या कोई वस्तु से या कोई पदार्थ से जिससे होकर ये ध्वनि संचरित होती है, वही उसका माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है, कोई माध्यम हो सकता है। माध्यम आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। ठीक है, स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक के किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो ठोस हैं, द्रव है और गैस है, ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यमों से मतलब होकर ध्वनि संचरित हो सकती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। मतलब अगर जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है वो दूसरे व्यक्ति तक किसी माध्यम के ही द्वारा जा सकता है उसके पास। ठीक है, एक श्रोता जो है, एक जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला है और एक श्रोता सुनने वाला जो है। तो ध्वनि उत्पन्न करने वाला ध्वनि यहाँ से उत्पन्न करेगा, उस दूसरे मनुष्य के पास ये ध्वनि जाएगी। कब जाएगी? जब उनके बीच में कोई माध्यम होगा। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में से किसी एक माध्यम का होना जरूरी है। और अंतरिक्ष में इसी माध्यम के ना होने के कारण एक दूसरे से जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो वैज्ञानिक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सुनने वाली तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर विद्यमान माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना कि जब कोई वस्तु कंपित होती है तो अपने चारों ओर के कणों को क्या कर देती है? कंपित कर देती है। ठीक है, ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुँचते हैं। जो कंपमान कण हैं ये स्वयं नहीं मतलब चले आते हैं हमारे पास, कानों के पास। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं। तो कहने का मतलब जैसे बहुत सारे कण हैं, ठीक है, पहला कण मान लीजिए कंपन किया तो फिर उसके बाद बगल वाले कण को भी कंपित करेगा, वो बगल वाला उसके बगल को कंपित करेगा। तो इस तरीके से मतलब कंपन आगे बढ़ता है। कोई कण अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, अपने स्थान पर बस कंपन करेगा वो, और धीरे धीरे अगले वाले को कंपित करेगा, फिर उसके अगले वाले को। ऐसे ही ध्वनि का संचरण होता है। अच्छा, यहाँ पर वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में विस्थापित होते हैं। ये अपने समीप के कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विरामावस्था से विस्थापित हो जाते हैं। और निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। जो प्रारंभिक कण होते हैं अपने मूल अवस्थाओं में क्या होते हैं? लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर लिखा कि माध्यम के कण विक्षोभ, मतलब वहाँ पर माध्यम के कण ना मतलब एक दूसरे से हिल रहे हैं, यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहे हैं। तो विक्षोभ
माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। ठीक है। तरंग एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण निकटवर्ती कणों से में गति उत्पन्न करते हैं। जो माध्यम के कण होते हैं निकटवर्ती कणों में क्या कर जाते हैं? गति उत्पन्न करते हैं, पास वाले कण को हिलाते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही दूसरा वाले को, दूसरा तीसरे को, ऐसे ऐसे करके उसमें गति उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं। ये लिखा ना यहाँ पर कि माध्यम के कण स्वयं आगे वो नहीं बढ़ते हैं, सिर्फ वाइब्रेट कराते हैं अगले अगले को। ठीक है, नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। जो विक्षोभ होता है वो आगे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। किसी माध्यम में ध्वनि के संचरण के समय ठीक ऐसा ही होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। जो ध्वनि है उसको किसके रूप में जाना जा सकता है? तरंगों के रूप में जाना जा सकता है। और ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। आगे को देखते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है। फिर से समझिएगा कि ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। जो वायु है ध्वनि संचरण के लिए, इसमें ही तो ध्वनि का संचरण होता है वायु में, ये सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपन वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो अपने सामने की वायु को क्या कर देती है? धक्का देकर संपीड़ित करती है। उसको संपीड़ित करती है, एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करती है और इस प्रकार की एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न कहते हैं। ठीक है। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करती है। ठीक है। जो कंपमान वस्तु है उससे दूर आगे की ओर ये जाती है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विरलन। जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो विरलन कहलाता है और वो संपीड़न जो है उच्च दाब का है। ठीक है। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे और पीछे तेजी से गति करती है, कंपन करने का मतलब आगे पीछे ऐसे से घूमना, गति करती है, तो वायु में संपीड़न और विरलन दोनों की दोनों बनते हैं, दोनों की श्रेणियां बन जाती हैं। यहाँ पर यह संपीड़न और विरलन ध्वनि उत्पन्न बनाते हैं। ठीक है ना। ये क्या बनाते हैं? ध्वनि बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होते हैं। ठीक है। जो माध्यम से होकर क्या होते हैं? संचरित होते। जैसे यहाँ पर एक छड़ देख सकते हैं आप। ये छड़ जो है एक जगह लड़ा के इसको लाया गया, तो ये जो है पहले यहाँ पर वायु को दबा रहा है। ठीक है। तो यहाँ संपीड़न हो रहा है, फिर उसके बाद विरलन हो रहा है, फिर संपीड़न हो रहा है, फिर विरलन हो रहा है। तो ऐसा प्रोसेस होता है। ठीक है। एक ध्वनि को आगे बढ़ने के लिए ऐसे करके संपीड़न विरलन होते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे देखिएगा, संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है। संपीड़न क्या है? उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र है। ठीक है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन से कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों की अधिकतम जो अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। जो यहाँ पर किसी माध्यम में कणों का जो अधिक घनत्व अधिक दाब को अगर ज़्यादा कण पास पास आ जाएंगे तो कहा जाएगा कि वहाँ पर दाब लगा है, वहाँ पर संपीड़न हो रहा है। ठीक है। और जहाँ कण दूर दूर होंगे वहाँ पर पता चलेगा कि भाई वहाँ पर विरलन हुआ है। ठीक है ना। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है।
इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, ये बातें बताई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं चीज़ों को सीखते हुए। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, अनुदैर्ध्य। यहाँ पर आगे की चीज़ों को समझते हैं, क्रियाकलाप में देखते हैं। तो क्रियाकलाप में आप देखिएगा कि क्या कह रहे हैं। एक स्लिंकी लीजिए और अब स्लिंकी को चित्र जैसे यहाँ पर दिख रहा आपको में दर्शाए अनुसार खींचिए। अपने मित्र को और स्लिंकी को एक तीव्र झटका दें। अपने मित्र की ओर, अपने मित्र को नहीं देना है, अपने मित्र की तरफ देना है उसको। स्लिंकी को एक तीव्र झटका दें। आप क्या देखते हैं? यदि आप अपने हाथ से स्लिंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से मतलब धक्का देते हैं और खींचते रहें तो आप क्या देखते हैं? तो आप देखेंगे कहीं कहीं इसका जो है जो घनत्व होगा कहीं कहीं ज़्यादा दिखेगा और कहीं कहीं मतलब खाली खाली सा थोड़ा सा कम कम दिखेगा। तो जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर संपीड़न हुआ होगा, ठीक है ना, और जहाँ खाली खाली रहेगा वहाँ विरलन हुआ रहता है। तो यहाँ देखिए कंप्रेस्ड हो गया है, यहाँ भी कंप्रेस्ड हो गया, कंप्रेस्ड हो गया, तो यहाँ संपीड़न हो रहा है और यहाँ विरलन, संपीड़न विरलन। तो इस प्रकार से तो अनुदैर्ध्य जो तरंगी होती हैं, अगर पूछा जाए किस प्रकार आगे बढ़ती हैं तो संपीड़न और विरलन से आगे बढ़ती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ध्वनि है वो कौन सी तरंगे हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगों में उसको गिना जा रहा है। ठीक है, तो जब अनुदैर्ध्य तरंगों में गिरा जा रहा है तो आपको बता दें कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ठोस द्रव गैस वो तीनों में मतलब जा सकती हैं, ये तीनों में चल सकती हैं। ठीक है, और जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं उसमें आपको श्रृंग और गर्तों के रूप में आपको देखने को मिलेगा कि आपको मतलब श्रृंग और गर्त के रूप में उसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि श्रृंग और गर्त के रूप में उसमें तरंगे आगे की तरफ बढ़ती हैं अनुप्रस्थ में। यहाँ ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, तो यहाँ मैंने समझा दिया। और भी चीज़ों को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर फिगर। और यहाँ पर देखिए यदि आप स्लिंकी पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे कि स्लिंकी पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे गति करता है। मतलब आगे पीछे गति करता है, ये ना कि इधर का स्लिंकी मतलब ये चीज़ें इधर आ जाती हैं, तो ये यहीं पर रहता है, सिर्फ कणों में मतलब यहाँ पर विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, उन क्षेत्रों को जहाँ स्लिंकी की कुंडलियाँ पास पास आ जाती हैं संपीड़न, और उन क्षेत्रों को जहाँ कुंडलियाँ दूर दूर हो जाती हैं विरलन कहलाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि संपीड़न तथा विरलन से आगे बढ़ता है, तो आपको पता ही होगा कि संपीड़न और विरलनों के रूप में आगे क्या होता है, बढ़ता है। आप किसी स्लिंकी में विक्षोभ के संचरण तथा किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना कर सकते हैं। ये तरंगे अनुदैर्ध्य कहलाती हैं। इन तरंगों में माध्यम के कणों का जो विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, ये काफ़ी बार मैंने बता दिया। ठीक है लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं सिर्फ। ठीक है, जैसे कण बहुत हल्का सा मतलब विक्षेपित होते हैं, दोलन करते हैं कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं, अतएव ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितनी बारें ये बता चुका आपको। ठीक है, यदि आप स्लिंकी के अपने हाथ में, स्लिंकी को आप अपने हाथ में क्या कर लें, पकड़ें, स्लिंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का ना देकर दाएं बाएं हिलाएं तो भी आपको स्लिंकी में तरंग उत्पन्न होती दिखाई देगी। इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते,
लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। तो वही कह रहे हैं, जब ऊपर नीचे ऐसे कंपन करेंगे तो उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। माध्य स्थिति मतलब जहाँ रुके हुए कण हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कण यहाँ पर रुका है, तो ये अगर ऐसे ऐसे कंपन करेगा, ठीक है, ऊपर नीचे ऐसे कंपन करेगा, ऊपर नीचे, तो ये लंबवत कंपन होता है। तो जब कण लंबवत कंपन करेगा तो वो अनुदैर्घ्य नहीं अनुप्रस्थ तरंग के अंदर आएगा। ठीक है, लंबवत अपनी यहाँ पर अवस्था के ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। तो आप देखते ही हैं, तरंग का एक उदाहरण है, प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पर थी रखी हैं। ये अभी क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन बन जाने वाला है कि प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दबाव या घनत्व के नहीं होता है। प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा फिर से यहाँ पर देखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होते दोलन, यहाँ पर फिर से, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं हैं। आप अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में अधिक जानकारी उच्च कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि आप देखेंगे प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलें आ रही हैं, जिसको आप आगे पढ़ सकते हैं, मतलब आगे की उच्च कक्षाओं में आपको इसके बारे में डिटेल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही आपको मिलेगा और इनकी आगे की चीज़ों को समझते हैं। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण क्या हैं? किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। एक उसमें आवृत्ति होता है, आयाम होता है और वेग होता है। ये तीन चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अब कल के सेशन में देखेंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग काफ़ी पार्ट में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे।